नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा मध्य प्रदेश का, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में कमलनाथ ने मारी सेंध और दिया बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में भाजपा को बड़ा झटका। ग्वालियर चंबल में भाजपा को यह बड़ा झटका लगा है और बड़े नेता कांग्रेस में हो गए हैं शामिल। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संजय राउत के विवाद के बीच कंगना रनौत का ऑफिस हुआ सील, बीएमसी ने चिपकाया अवैध निर्माण का नोटिस। जी हाँ दोस्तों, मुंबई में मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कंगना रनौत की हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और रोज की इसी प्रकार की खबरों के लिए इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को बजाकर कमेंट में लिखिए। जय हिंद दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में कमलनाथ ने की सेंधमारी, दिया बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, पूर्व सीएम कमलनाथ ने सुबह सुबह बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में सेंधमारी की है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी रहे सतीश सिकरवार ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। पूर्व सीएम कमलनाथ की मौजूदगी में सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। ये बीजेपी के लिए ग्वालियर चंबल में बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल सतीश सिकरवार ग्वालियर बड़े नेता माने जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके लोगों के आने से सतीश नाराज चल रहे थे। पिछले चुनाव में कांग्रेस के मुन्ना लाल गोयल से चुनाव हार गए थे। उपचुनाव में ग्वालियर पूर्व से मुन्ना लाल गोयल ही बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। अंदरूनी कलह से ग्वालियर चंबल में जूझ रही बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। चर्चा है कि बीजेपी के कई असंतुष्ट लोग कांग्रेस के संपर्क में हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ग्वालियर चंबल में भाजपा को झटका, सतीश सिंह सिकरवार कांग्रेस में शामिल। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यहां से पार्टी के वरिष्ठ नेता और पिछला विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले सतीश सिंह सिकरवार ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में मंगलवार को सिकरवार ने ग्वालियर से अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भोपाल पहुंचकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर संगठन प्रभारी चंद्र प्रभाष शेखर, पूर्व मंत्री रामनिवास रावत सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। ज्ञात हो कि सिकरवार ने पिछला चुनाव ग्वालियर के पूर्व क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था और उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार मुन्ना लाल गोयल ने परास्त किया था। गोयल ने पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। गोयल को भाजपा आगामी उपचुनाव में उम्मीदवार बनने वाली है। सिकरवार के कांग्रेस का दामन थामने से इस बात की चर्चा है कि कांग्रेस सिकरवार को ग्वालियर पूर्व से उम्मीदवार बना सकती है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। संजय राउत के विवाद के बीच कंगना रनौत का ऑफिस सील, बीएमसी ने चिपकाया अवैध निर्माण का नोटिस। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के ऑफिस पर बीएमसी ने सील कर दिया है। बीएमसी ने इस नोटिस में कहा है कि कंगना का ऑफिस बीएमसी को दिए गए नक्शे के मुताबिक नहीं है। बीएमसी का कहना है कि कंगना ने ऑफिस का अवैध निर्माण किया है। बीएमसी का कहना है कि कंगना ने नियमों का उल्लंघन किया है। बीएमसी ने 354A नियम के मुताबिक नहीं है। बीएमसी ने नोटिस में लिखा कि यह ऑफिस काम करने के लिए नहीं है। नोटिस में कहा गया है, कंगना रनौत, यह ऑफिस मुंबई महानगर पालिका के नियम 354A के मुताबिक नहीं है। बता दें कि 354A नियम में तय मापदंड के मुताबिक घर या बिल्डिंग का निर्माण नहीं होना माना जाता है। बीएमसी के नियमों का उल्लंघन माना जाता है। बीएमसी इस पर कार्रवाई करने को स्वतंत्र है। ये है अवैध निर्माण। बीएमसी के नोटिस में 7 पॉइंट दिए गए हैं। पहला यह है कि जो बीएमसी का तय मापदंड है उसके अनुसार बिल्डिंग निर्माण नहीं हुआ है। दूसरी मंजिल पर स्लैब का निर्माण अनाधिकृत तरीके से बनाया गया है। यह स्लैब मात्र 3 इंच अतिरिक्त बनाया गया है। तीसरा, नक्शे में बेडरूम के साथ टॉयलेट था, यानी दस्तावेज पर टॉयलेट दिखाया गया है लेकिन असल में वह आने जाने का एरिया है। नोटिस के साथ घर की तस्वीर। इसके अलावा नोटिस पर घर की एक तस्वीर भी है। इस तस्वीर को स्केल किया गया है। इसमें बताया गया है कि घर का कौन कौन सा हिस्सा दस्तावेज के मुताबिक नहीं है। बता दें कि बीएमसी ने यह एक्शन उस वक्त लिया है जब शिवसेना नेता संजय राउत और कंगना रनौत के बीच विवाद चल रहा है। कंगना ने दी मुंबई आने की चुनौती। संजय राउत ने कंगना रनौत को मुंबई नहीं आने की धमकी दी थी, जबकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी कंगना रनौत को मुंबई नहीं रहने की चेतावनी दी थी। इसके बाद कंगना रनौत ने संजय राउत और अनिल देशमुख को 9 सितंबर को मुंबई आने की चुनौती दी थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
चिराग के बयान पर जेडीयू आग बबूला, कहा हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ, एलजेपी से नहीं। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव के ऐलान से पहले ही जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार के दलित दांव पर सवाल उठाया तो जेडीयू आग बबूला हो गई है। जेडीयू ने चिराग पासवान को चेतावनी दी है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि चिराग पासवान को भद्दे बयानों से बचना चाहिए। चिराग अगर खुद को एनडीए का हिस्सा मानते हैं तो वह नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी ना करें। बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन है, एलजेपी के साथ नहीं। जीतन राम मांझी पहले भी एनडीए का हिस्सा थे, अब चिराग को आपत्ति क्यों है? गौरतलब है कि एलजेपी नेता चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों से किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लोगों के परिजन को सरकारी नौकरी देने का नीतीश का फैसला और कुछ नहीं बल्कि चुनावी घोषणा है। चिराग पासवान ने कहा था एससी या एसटी समाज का कहना है कि इसके पूर्व 3 डिसमिल जमीन देने का वादा भी नीतीश सरकार ने किया था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। इससे एससी या एसटी समाज को निराशा प्राप्त हुई थी। उन्होंने कहा कि एससी या एसटी ही नहीं बल्कि किसी वर्ग के व्यक्ति की हत्या ना हो, इस दिशा में भी कठोर कदम उठाने की जरूरत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पप्पू यादव ने सीएम नीतीश की वर्चुअल रैली को बताया फ्लॉप, कहा जनता के सामने जाने की हिम्मत नहीं। जी हां दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी वर्चुअल रैली असफल रही है। जनता नीतीश मॉडल को पूरी तरह नकार चुकी है। जिनमें जनता के सामने जाने की हिम्मत नहीं, वो कैमरे के पीछे ही छिपेंगे। पप्पू यादव ने सोमवार को नीतीश कुमार द्वारा आयोजित वर्चुअल रैली पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता उनके तथाकथित सुशासन को पहले ही नकार चुकी है और अब तो उनके पार्टी कार्यकर्ताओं में भी हताशा का माहौल दिखाई दे रहा है। पप्पू यादव ने कहा कि सरकारी तंत्र और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी लोगों ने नीतीश कुमार को नहीं सुना। बिहार की जनता बाढ़ और कोरोना से तबाह है और नीतीश कुमार वर्चुअल रैली कर रहे हैं। यह बिहार की जनता के साथ मजाक है। इस बार चुनाव में बिहार की जनता नीतीश कुमार को सबक सिखाएगी। पूर्व सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार को शराबबंदी और अपराध पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बिहार का बच्चा जानता है कि राज्य में कैसी शराबबंदी है। गली गली में शराब मिलती है, लेकिन सरकार कहती है कि बिहार में शराबबंदी है। राज्य में कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। यहाँ माफिया राज है, रोजगार नहीं है और शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है। वर्चुअल रैली के बारे में पप्पू यादव ने कहा कि जिनमें जनता के सामने जाने की हिम्मत नहीं, वो कैमरे के पीछे छिपेंगे ही। पप्पू यादव ने कहा कि वो लगातार राज्य में यात्राएं करते रहे हैं और सत्ताधारी दलों की कोरोना संकट काल में गायब रहने की अदा का जनता इस बार अपने वोट से जवाब देगी। उन्होंने कहा कि निश्चय संवाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी तमाम विफलताओं को सफलता के झूठे आंकड़ों में पेश कर बिहार की जनता को फिर से झांसे में लाने का प्रयास किया है। बिहार की जनता ने पूरी तरह से उनको परख लिया है और उचित जवाब देगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव टालने के लिए राष्ट्रवादी जनता पार्टी ने डाली सुप्रीम कोर्ट में याचिका। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी जनता पार्टी ने इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को बिहार चुनाव टालने का निर्देश देने की मांग की गई है। पार्टी ने इसके पीछे कोरोना वायरस महामारी और बाढ़ की गंभीर स्थिति का हवाला दिया है। राजपा ने याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वह चुनाव आयोग को बिहार चुनाव अगले साल मार्च में कराए जाने का निर्देश दें। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव इस साल अक्टूबर नवंबर के महीने में हो सकते हैं। राष्ट्रवादी जनता पार्टी ने यह याचिका अपने अध्यक्ष अनिल भारती के माध्यम से दायर की है। याचिका में निर्वाचन आयोग के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय, राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव स्थगित करने के बारे में निर्वाचन आयोग को 30 जून को एक प्रतिवेदन दिया गया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले 28 अगस्त को इसी तरह की चुनाव स्थगन की मांग करने वाली एक अन्य जनहित याचिका को खारिज कर चुका है। इस याचिका में सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि चुनाव के बारे में कोई भी निर्णय लेने से पहले निर्वाचन आयोग सारी परिस्थितियों पर विचार करेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने चंपारण से बोले बिहार बदले सरकार के नारे के साथ किया चुनाव प्रचार का शंखनाद। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार 7 सितंबर को बापू की कर्मभूमि चंपारण से चुनावी अभियान का शंखनाद किया। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने बोले बिहार बदले सरकार के नारे के साथ बिहार क्रांति वर्चुअल रैली की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि 15 साल के कुशासन से मुक्ति का समय आ गया है। जनता राहुल गांधी नेतृत्व में बदलाव चाहती है। बिहार
की जनता आज बेरोजगारी और बेतहाशा अपराध से ग्रस्त है। कोरोना काल में अन्य राज्यों से बिहार लौटने में श्रमिकों को कितनी परेशानी हुई किसी से छिपी नहीं। बिहार में रोजगार के साधन छिन्न भिन्न हो चुके हैं। चंपारण की तमाम चीनी मिलें बंद हो गई हैं। जो चीनी मिल चल रही हैं वहां किसानों का भुगतान तक नहीं हो पाया है। सड़कों की स्थिति जर्जर है। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है। बाढ़ की चपेट में बिहार के कई जिले हैं, पर यह सरकार सभी चीजों से अनभिज्ञ है। यह सरकार समस्याओं से आंख मूंद राजनीति में व्यस्त है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने कहा, तथ्यों के साथ सीएम नीतीश से खुली बहस को तैयार हूं। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से खुली बहस को तैयार हैं। सीएम कहते हैं कि मैं बिना ज्ञान के बोलता हूं तो तथ्यों के साथ बहस करने में हर्ष क्या है। सरकार शब्दों की बाजीगरी करती है। सरकार मानव दिवस नहीं बताए कितने लोगों को रोजगार दे रही है। उन्हें 20 साल पहले की कोर्ट की टिप्पणी याद है, लेकिन 1 वर्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने बालिका गृह कांड को लेकर क्या क्या कहा था वह भूल गए। नेता प्रतिपक्ष ने जेडीयू के वर्चुअल रैली से पहले 10 सवालों की फहरिस्त जारी की थी। रैली खत्म होने के बाद सोमवार को राबड़ी आवास पर प्रेस वार्ता में कहा कि मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि 6 माह बाद सरकार कह रही है कि कोरोना जांच के लिए मशीन लाएंगे। अब तक तो सरकार आंकड़ों का फर्जीवाड़ा कर ही लोगों को गुमराह करती रही। दावा है कि क्वारंटीन केंद्रों में एक व्यक्ति पर 5,000 रुपए खर्च हो रहे हैं। मेरा दावा है कि कोई बता दे कि सरकार यह सच बोल रही है। सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। अगर राजद का 15 वर्ष का जंगल राज था तो क्यों 2015 में जेडीयू ने गठबंधन क्यों किया। इसके पहले सुबह में नेता प्रतिपक्ष ने सवाल किया था कि सरकार बताए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 1.65 लाख करोड़ के पैकेज का कितनी राशि खर्च हुई और कहां हुई। 15 वर्षों में रोजगार क्यों नहीं दिया, बिहार में उद्योग धंधे क्यों नहीं लगा और बिहार में नियमित बहाली क्यों नहीं की गई। बेरोजगारी दर देश में सबसे अधिक 46.6% क्यों है। नीति आयोग के सारे सूचकांकों पर बिहार साल दर साल क्यों पिछड़ता चला गया। नीति आयोग की रिपोर्ट अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य व सतत विकास सूचकांक में यह राज्य अंतिम पायदान पर कैसे पहुंचा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अपनी ही पार्टी के आईटी सेल पर बरसे बीजेपी नेता स्वामी, बोले फर्जी अकाउंट बनाकर मुझ पर कर रहे हमला। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी अपनी ही पार्टी के आईटी सेल पर बरस पड़े हैं। सोमवार को सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से ट्वीट कर कहा गया है कि बीजेपी की आईटी सेल फर्जी अकाउंट बनाकर मुझ पर हमला कर रही है। अगर मेरे समर्थक ऐसा शुरू कर दें तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी के आईटी सेल बेकार हो चुकी है। कुछ मेंबर फर्जी आईडी बनाकर मुझ पर हमला कर रहे हैं। अगर मेरे प्रशंसक ऐसा करने पर उतरे तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। जैसे मुझ पर हमला करने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। राज्यसभा सांसद ने इस दौरान बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि मैं इसे इग्नोर कर रहा हूं, लेकिन बीजेपी को तुरंत इन्हें निकालना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा कि एक मालवीय कैरेक्टर ही इस पूरी गंदगी को चला रहा है। हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पार्टी हैं, रावण या दुशासन की नहीं। गौरतलब है कि सुब्रमण्यम स्वामी ऐसे सांसद हैं जो पार्टी में रहकर भी कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जो कभी पार्टी के लिए मुसीबत बन जाता है। लेकिन इस बार उन्होंने अमित मालवीय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्विटर पर कई समर्थकों को जवाब देते हुए स्वामी ने इस बात को कहा कि जेपी नड्डा को तुरंत अमित मालवीय को आईटी सेल प्रमुख के पद से हटाना चाहिए। कई बार विपक्षी पार्टियां अमित मालवीय पर गलत और भड़काऊ कैंपेन चलाने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी को घेर चुकी हैं, लेकिन अब की बार पार्टी के भीतर से ही मोर्चा खोला गया है। हालांकि इस पूरे विवाद पर अभी भाजपा की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।